हमारे जो पाकिस्तान के ज़िम्मे जो वाजिबात थे, वो हम अगर पूरे ना कर सकें तो फिर वो दुनिया उसको डिफ़ॉल्ट जो है स्टेट डिक्लेयर कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे तैसे भी किया, आवाम को थोड़ा महंगाई का कड़वा घूंट पीना पड़ा और हमें सियासी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिए। जो पाकिस्तान के वाजिबात थे, जो मार्कअप हमने देने थे, IMF से जो कर्ज लिए थे उसके जो सूद देना था वो हम देते रहे। कि आने वाले साल में ये जो फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से शुरू होगा, उसके मुतालिक वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि डॉलर की जो एक्चुअल प्राइस है वो 330 से लेकर 340 रुपए तक हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर में खुश आमदीद। नाज़रीन, हुकूमत दावा कर रही है कि मैक्सिमम टैक्स इकट्ठा करेगी, लेकिन टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 17,000 मुलाजमीन हैं, उनमें से 10,000 मुलाजमीन नॉन फाइलर हैं, जिनमें से 300 बड़ी तैनातियों पर विराजमान हैं। हुकूमत अगर सीरियस है कि वाकई टैक्स इकट्ठा करना है, वाकई हमने मुल्क को दुरुस्त समत में लेके जाना है, सबसे पहले इदारों को ठीक करना होगा। इदारों के अंदर जो लोग हैं वही रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते। इदारों के अंदर जो करप्शन है उसी को खत्म नहीं किया जाता। हुकूमत दावा करती है कि अब के बार ये जो टैक्स है इसमें सिर्फ 8500 अरब रुपए का खसारा है। 18,877 अरब यानी 188 खरब का जो बजट है उसमें सिर्फ 8500 अरब खसारा है। उसको भी ओवरकम करना है और अवाम को रिलीफ भी देना है। और हुकूमत यह भी दावा कर रही है कि यह टैक्स फ्री बजट है। खास तौर पे पंजाब में यह दावा किया जा रहा है कि पंजाब का बजट टैक्स फ्री है, लेकिन विफाक ने जो किया है उसने अवाम की रात की नींदें हराम कर दी हैं। सिंध हुकूमत ने बजट पेश किया और उसमें यह दावा किया गया कि 22 से 30% तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया। लेकिन नाजरीन, आप सुन के हैरान होंगे, 64 सिंध हुकूमत के ऐसे महकमे हैं जो बिजली के बिल के नादहिंदगान हैं और उनके मीटर कटने वाले हैं। हुकूमत को सबसे पहले इदारों को ठीक करना है। अगर इदारे ठीक नहीं होंगे तो सरकारी मुलाजमीन किस तरह एसी में बैठ के, किस तरह ठंडे दफातर में बैठ के मिनरल वाटर पी पी के वो अवाम जो बेचारी गर्मी में झुलस रही है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में झुलसने वाली अवाम के मसाइल पे गौर कैसे करेंगे अगर 64 महकमों की बिजली कट गई। यानी हर हुकूमत, हर सूबा, हर इंडिविजुअल यह दावा करता है कि आई एम डूइंग फंटास्टिक, आई एम डूइंग फैबुलस, बट एट द सेम टाइम चिराग तले अंधेरा होता है। दूसरी जानिब इमरान खान का जो ट्वीट है उसने तहलका मचाया हुआ है। उनके मुताबिक इदारों का काम है दहशतगर्दी को खत्म करना, अमनो अमान की सूरत हाल को बेहतर करना, लेकिन इदारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने में मसरूफ हैं। हमारे साथ एक्स सेनेटर जनाब गौस मोहम्मद खान न्याजी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। गौस मोहम्मद न्याजी खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, हाउ डू यू थिंक, एक तरफ हुकूमत दावा कर रही है कि बहुत ज्यादा टैक्स इकट्ठा करना है, लग्जरी टैक्स लगाने हैं और न जाने क्या क्या भरमार है टैक्सों की, दूसरी जानिब टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 17,000 मुलाजमीन में से 10,000 मुलाजमीन दिसंबर की रिपोर्ट के मुताबिक नॉन फाइलर हैं, जिनमें से 300 मुलाजमीन जो हैं वो बड़ी पोस्ट पर तैनात हैं। कैसे देखते हैं सर? जी बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल ठीक है। जब तक गवर्नेंस ठीक नहीं होगी तो सिस्टम आगे नहीं चलेगा। और गवर्नेंस तब ठीक होती है जब आपको पूरा मैंडेट हो, यानी कि आपको, हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। हमारा जो मैंडेट है तो मांगना कि हमने हुकूमत जो है वो बनाई है और हम तो कह रहे थे कि अवाम हमें 2/3 मेजॉरिटी देंगे। और जब तक जितनी मेजॉरिटी 2/3 न हो, जो कम से कम मेजॉरिटी न हो, तो फिर बंदे आजादाना फैसले नहीं ले सकता। तो इसमें सर, आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मजबूर किया कि इतना हब्स ज़दा किस्म का बजट बनाया जाए? ज़ाहिर है आप उससे तो मतलब वेरीफाई करें कि इसमें
IMF की शराइत बहुत ज़्यादा थी और उसकी शराइत को मद्देनजर रखकर जो बजट बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने अगली की जो किस्त देंगे है मशरूत कर दिया है कि ये टैक्स लगाएं तब हम आपको अगली किस्त देंगे। तो जाहिर है फिर इसमें कुछ हम चीज़ें हम भी नहीं चाह रहे थे और शायद पीपल्स पार्टी भी नहीं चाह रही थी, हमें बजट में रखनी पड़ी क्योंकि हमने मुल्क का निज़ाम तो चलाना है, इंटरनेशनल तलक़ात भी अच्छे रख रहे हैं, IMF से बाकी दूसरे मुल्कों से भी तलक़ात अच्छे रख रहे हैं। और IMF जो है एक किस्म का एक ना बाहरी की जो कुव्वतें हैं, ये मुल्क है एक रेड लाइन है कि अब IMF यस करेगा तब वो साथ को बिजनेस करेंगे। सर मुझे ये फरमाइएगा सर, दिफा का बजट रखा गया 21 खरब 20 अरब, सर क्या IMF ने कहा कि इतना बजट रखा जाए? देखो जी, मैं टैक्सेस ज्यादा उनका मामला टैक्सेशन के मामले में है। अब आप देखें कि हम जैसे जिन हालात से गुजर रहे हैं, कितने हमारे फौजी जवान, हमारे फौजी अफसरान शहीद हो रहे हैं, तो ये बजट कम करना ये मुश्किल है। 2016-17 में ये था, या 18 में गालवन था, 18 में तो था ये 12 के करीब था, 1200 अरब था। अब 2100 तो ज़ाहिर डॉलर भी डिवैल्यू हुआ है, रुपया भी डिवैल्यू हुआ है, तो उसमें तो ये एक किस्म का बढ़ाना पड़ा। हमारा दिफाई बजट है, उस पर हम ज़ाहिर उनकी जो डिमांड है उसको हमने पूरा करना है और मुल्क दिफा को हम नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक सर क्या हमारा एक ही हमारी ना तो कोई जंग लगी हुई है, ना कहीं कोई बहुत बड़ी चीजें जिस तरह से हम चाहते हैं कि प्लस हो जाएं, एट द सेम टाइम बाकी शोबों को अभी मेरा ख्याल है हमें मलहूज़े खाते रखना चाहिए और चीज़ों को पॉजिटिव मूव देनी चाहिए। तो सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कैसे मना पाएंगे आप? देखो जी, जंग तो जहाँ तक आपने जंग की बात की है ना, तो ज़रा जो जंग में तो पाकिस्तान हालत जंग में है, अफगानिस्तान से, ईरान से इस बात से दरअंदाजी तो होती है, आपको पता ही है सारा, और रोज़ाना हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो जंग हालत जंग में तो है, वहाँ मूवमेंट होती है, आर्मी की डेवलपमेंट होती है, उस पर है। राइट सर। पार्टी को हम जो है वो शहबाज साहब मिले हैं, जरदारी साहब को तहफ़्फ़ुज़ात से किसी हद तक दूर हुए हैं और बाकी इंशाल्लाह 1-2 ईद के बाद मीटिंग्स हैं, उसके बाद वो सारे मामला जो उनके साथ भी सेटल हो जाएंगे। ठीक और देखो ये सर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मिलने गए सदर आसिफ अली जरदारी से, क्या कोई नेगोशिएशन करने गए? नहीं, वजीर दाखिला है, कई इश्यूज पे बात होती है तो उस पर ये होगी। अब उसमें कोई हमारा खुदा न खासा कोई इतना डेडलॉक नहीं है हमारा पीपल्स पार्टी के साथ, उनके मेंबरान के साथ मिलते भी हैं, हमारी बजट के बाद भी और पहले भी एक मीटिंग भी हो चुकी है, उसमें काफी तफसीलात उनके दूर भी हुए हैं और खुदा न खासा हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। अच्छा, माशाल्लाह, हुकूमत को कोई खतरा नहीं है? नहीं खतरा है, तो उसमें हम उनकी जो मुतालबात हैं, ज़ाहिर देखो जमहूरी कुव्वतों का यही फायदा होता है कि टेबल पर बैठ के तो कुछ लोग के हिसाब से मामला हल हो जाते हैं। और पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, तो हमें नहीं, अभी 16 महीने हम साथ चले हैं, कुछ चीज़ें हमने उनकी मानी थी, कुछ उन्होंने हमसे मनवाई थी, तो ये सिस्टम चलता है। कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं कि जो जो सियासी पार्टियों को कहना भी जो है ना, वो भी मतलब है अजीब लगता है, वो जमहूरी पार्टी है ही नहीं। वो कहते हैं कि अगर हम बस हमारा वज़ीर आज़म है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई जमहूरियत नहीं है। तो ऐसी पार्टी से ज़रा प्रॉब्लम होते हैं। पीपल्स पार्टी होगी, मौलाना फजल रहमान साहब हो गए और KMQM होगी, तो जमहूरी पार्टी हैं, ये साथ हमारे मामला हल हो जाएंगे और कोई मसला नहीं होगा। ठीक। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान जमहूरी हैं, मौलाना फजल रहमान डेमोक्रेटिक हैं। आप क्या शहबाज शरीफ की जो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात है वो फ्रूटफुल होगी? उन्होंने तो रिटर्न मांग लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अगर रिटर्न गारंटी मिल जाती है तो मौलाना फजल रहमान तो लीड करने जा रहे हैं ईद के बाद तहरीक को। सर अगर मौलाना साहब हैं तो ये तो मेरे से अगर अपोजिशन में भी हैं जमहूरी का, तो जमहूरी कुव्वत का ये नहीं मतलब हुकूमत के साथ हो, वो अपोजिशन के साथ भी हो तो एक अच्छा शगुन होता है कि वो जहाँ रियासत नहीं, आपका क्रेडिट देना मौलाना फजल रहमान को कि वो जमहूरी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके साथ वो हमारे साथ चलते भी रहे हैं, उनका अपना व्यू है, अपना एक नजरिया है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए, उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ठीक है, वो अगर तहरीक भी चलाते हैं तो उसमें वो ज़ाहिर है किसी मौके पर
मौके पर वो हमारे साथ बैठ जाएंगी, हमसे मामला हल कर लेंगे। अब पीटीआई है ना, उनके अंदर इतना विजन नहीं है, उनके अंदर इतना मतलब सोच नहीं, बस वो वन मैन शो है। इमरान खान अभी देखा ना, पिछले दिनों बल्कि 2 दिन पहले इमरान खान ने महमूद खान को महमूद चकजई को कि हमारी तरफ से ये मुज़ाकरात करेंगे, ठीक है ना। अगले दिन उनकी पार्टी से आगे कि नहीं, हम पीपल्स पार्टी और हमसे कोई नहीं करेंगे, महमूद खान करना चाहते हैं तो कर लें, यानी कि एक किस्म का डिस्काउंट कर दिया उन्होंने। तो वो ऐसे लोग होते हैं जिनसे मसाइल होते हैं, लेकिन उनको इंशाल्लाह हम कोई वक्त साथ साथ अपनी डगर पे आ जाएंगे और उनको जमहूरी अंदाज अपनाना होगा, तभी हमारा मुल्क आगे चलेगा और जल्दी समझ जाएंगे। अगर वो ना भी समझें, इसी तरह पोजीशन करते रहें, तो फिर भी हमारा मुल्क चलते रहे। देखो उन्होंने कितने 2014 में जो है वो धरने दिए थे, और 126 दिन का धरना, और कभी जल से कभी जुलूस, सारा उन्होंने वो तो मचाया रखा। लेकिन हम अपनी हुकूमत करते रहे। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी हमारे पास तो मेजॉरिटी, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी तो नहीं थी, लेकिन उसने पे सपोर्ट की थी। तो उस वक्त भी हमने 5 साल में 14,000 मेगावाट बिजली जो है वो सिस्टम में ऐड की थी, और 2000 किलोमीटर जो है मोटरवे बनाई थी। तो ज़ाहिर है इनकी इसके बावजूद, इनके धरनों के बावजूद हम मुल्क को आगे लेके चले थे, क्योंकि हम चाहते थे कि मुल्क में जो है वो इन्वेस्टमेंट है, मुल्क में एक लोगों को एक इंडस्ट्री लगे, ताकि मुल्क के लोगों को रोजगार मिले। और इंडस्ट्री के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जो बाहर से लोग होते हैं, 2 चीजें देखते हैं, एनर्जी पे और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो हमने उन पे दोनों। सर, बाहर के लोग एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा सियासी इस्तेहकाम भी तो देखते हैं, जो कि मुल्क में नहीं है। जी, इस वक्त नहीं है, लेकिन को ये भी पता है कि जिनसे हम डील कर रहे हैं, देखो जितना शहबाज साहब चाइना गए वो समझते हैं, और आपको पता नहीं कि आप कुछ बातें आने यार कहने वाले होते नहीं है कि जो चाइनीज हुकूमत का इमरान खान के मुतालिक जो नजरिए में आन एयर कह भी नहीं सकता, ठीक है ना। वो लेकिन शहबाज साहब को पूरा प्रोटोकॉल दिया, 5 दिन का दौरा था, इंतहाई कामयाब दौरा रहा है, और फेज 2 शुरू होने जा रहा है। तो सियासी काम भी एक फैक्टर है, लेकिन वो देखते हैं कि जिसके साथ हम मुआहदा करें वो कैसा है। हम उनके साथ 5 साल चले, हम सी पैक आगे लेके चले, हमारे साथ चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि चाइना का दौरा बड़ा फ्रूटफुल रहा, और लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि उन्होंने आपको सिर्फ तराने सुना के वापस भेज दिया। उन्होंने तो ऐसे ही कहना है ना जी, पोजीशन काम ही मुताबिक करना है। हमें अगर कहना है अभी दिन है, ये सूरज चमक रहा है, वो कह रहे हैं, और उन्होंने कहना नहीं अंधेरा है। तो उनको तो पता ही नहीं है कि मुल्क कैसे चलाए जाते हैं। एक खजाना था एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट से, उसने 3.5 साल पौने 4 हुकूमत की। सर, आपके साथ एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है, उनके साथ थी? हमारे साथ भी है, हमारे साथ भी है, लेकिन मैं जिससे आपको शहबाज साहब ने कुछ ऐसा पहले स्टेटमेंट दी थी ना इलेक्शन के दौरान, कि जितनी सपोर्ट इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट की थी, अगर उसका 10% भी हमें 2013 से 18 में होता तो हमारा मुल्क कई गुना आगे निकल चुका होता। अच्छा, तो सपोर्ट है, उसी के लिए तो मैंने SIFC बनाई है, क्योंकि बाहर के लोग कहते थे कि हमें ये ब्यूरोक्रेटिक जो है आपका सर ये सर, मुझे एक बात की समझ नहीं आती। अवाम का ये सवाल है कि 2013 में भी आपके साथ सपोर्ट थी, आप आ गए, फिर 2018 में भी आप चाहते थे कि आपके साथ सपोर्ट हो, 2024 में आपने सपोर्ट ले ली और आप हुकूमत में आ गए। आखिर सियासतदान ये क्यों चाहते हैं कि उनके साथ सपोर्ट होनी चाहिए? आप अभी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखते हैं, मतलब डॉक्टर शहबाज गिल मुल्क से बाहर जाके बैठ गए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग अभी तक रूपोश हैं, बहुत सारे लोग बेचारे पाबंदे सलासिल हैं, खातीन पाबंदे सलासिल हैं। आपको डर नहीं लगता कि अगर ये स्पोर्ट्स के चक्कर में हम पड़े रहे और अगला जो दौर है वो आप पे मुश्किल आने वाला है? देखो जी, हमने तो अपने नजरिए के मुताबिक मुल्क की खिदमत करनी है जब तक हम हुकूमत में हैं, ठीक है ना। सर, ये क्लेम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करती है ना। उनके पास कोई टीम में थी, कोई डिलीवर नहीं कर सके। आपको याद होगा कि जब वो इक़्तिदार में है तो उन्होंने अपना वजीर खजाना बनाया, उनको क्या नाम था उसका, असद उमर को, और उनकी बड़ी तोप थी कि ये आके मईशत को ठीक करेंगे, लेकिन वो 6 महीने में पिट गए। मजबूरन जो है हफीज शेख को बनाना पड़ गया। तो उनके पास
और एस्टेब्लिशमेंट ये तो आप सर ये तो कोई बात नहीं। आप PDM-1 में मिफ्ता इस्माइल को लेके आए, फिर आपको लगा नहीं इसहाक डार को ही लाना पड़ेगा, इसहाक डार आए, आपको पता है कि डॉलर किस तरह से फ्लाई किया जबकि दावा किया जा रहा था। यानी अगर उन्होंने चेंज किया बंदा तो आपने भी चेंज किया। देखो हमारे पास, मैंने बताया ना, वो 22 महीने की हुकूमत थी और 22 महीने में हमने ये करना था कि मुल्क की मईशत को एक ट्रैक पे डालना था, और हमने भी कुछ कड़वे फैसले किए। हमें फ्यूल की प्राइसेस जो है वो बढ़ाना पड़ी, और मकसद हमारा उस वक्त ये था कि हम किस तरीके से पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाएं। आपको याद होगा कि IMF की किस्त जो है अक्टूबर 2022 में मिलनी थी, वो जाके जून 30 2023 में जाके हुई, यानी कि 9 महीने। और 9 महीने हमारी बहुत सी लायबिलिटी थी, हमने बहुत सा मार्कअप जो है, जो लोन लेने को देना था, हमने वो मैनेज किया और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। उस वक्त हमारी ये तरजीह थी। तो अब तो इंशाल्लाह मुल्क ऐसा सा आप देख रहे हैं कि चाहिए हुकूमत को आया जो है वो भी तो 2.5 महीने हुए हैं, और इसमें 35 रुपए जो है लीटर जो है तक कीमतें डाउन हो गई हैं। तो इंशाल्लाह 1 साल 1.5 साल लगेगा। मियां साहब ने इस बीच में याद कहा था कि 1.5-2 साल मुश्किलें गुजारा करें, इंशाल्लाह उसके बाद सारे हालात जो है इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। सर आप दावा कर रहे हैं कि आपने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, लेकिन सर आप अगर सूद और कर्जों की अदायगी के मद में हमारा 18,877 अरब रुपए का टोटल बजट है और 9,775 अरब हमने सूद और कर्जों की अदायगी की मद में यानी 52% देना है, तो मतलब कैसा डिफॉल्ट से बचाया? और एट द सेम टाइम 75% हमारी आमदन से हमारा कर्ज ज्यादा है, तो कौन से डिफॉल्ट से आपने 22 महीनों में बचाया सर? डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि जो लायबिलिटी थी, जो हमने सूद देना था, जो कर्ज रिपेट देना था, हमारे जो पाकिस्तान के जिम्मे जो वाजिबात थे, वो हम अगर पूरे ना कर सकें तो फिर वो दुनिया उसको डिफॉल्ट जो है स्टेट डिक्लेयर कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे तैसे भी किया, आवाम को थोड़ा महंगाई का कड़वा घूंट पीना पड़ा और हमें सियासी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन हमने मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने दिए। जो पाकिस्तान के वाजिबात थे, जो मार्कअप हमने देने थे, IMF से जो कर्ज लिए थे उसके जो सूद देना था वो हम देते रहे और वक्त पे देते रहे, तब हम जाके डिफॉल्ट से बचाए। सर अभी आप देखें तो मुतवक्को हमारा जो 1800 रुपये 900 रुपये हमने कुछ देना याद ही नहीं कि रकम उधर चली जाती थी, कुछ सूबों को चले जाएंगे, वफाक के पास वो कश्ती कम है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बाहर इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्री लगे, लोगों को रोजगार मिले हमारे जरिए। सर देखिए IT सेक्टर इस वक्त की आम जरूरत है, लेकिन IT सेक्टर में कोई इंटरेस्ट ही हुकूमत का नजर नहीं आ रहा है कि कोई काम हो रहा है। अगर सिर्फ IT सेक्टर को आप सर मुस्तहकम कर लें, रेगुलेट कर लें, हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसने IT सेक्टर में कितनी तरक्की कर ली है, बिलियंस एंड बिलियंस की इंडस्ट्री बना ली है, और हम 7 बिलियन को तड़प रहे हैं कि किसी तरीके से 7 बिलियन की इंडस्ट्री खड़ी कर लें। देखिए आप देखें, लेकिन IT भी गवर्नमेंट जो है पूरी तवज्जो दे रही है, खासतौर पर पंजाब हुकूमत तो बहुत ज्यादा नवाज शरीफ IT पार्क बना रही है और बहुत से इक़दाम कर रही है। और आपको पता होगा कि 3 महीने जो हमारे अभी गुजरे हैं, इनमें हमने 1 अरब रुपए की IT जो है वो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं, उस पर 20% जो है बरामदात बढ़ी हैं IT की। तो कुछ टाइम लगेगा ना, अभी तो देखो हमने तो 3 महीने तकरीबन हुए हैं, तो 3 महीने में तो अभी फिर बजट आ गया। सर उससे पहले 22 महीने भी तो आप थे ना सर? 22 महीने तो उस पर थे, तो मैंने बताया उसको तो डिफॉल्ट होने से बचाया। तो उसको हमारी प्रायोरिटी थी कि न्यूक्लियर पावर और बाकी बाहर से यही इंटरनेशनल कोर्ट है जानती कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान है और ये डिफॉल्ट कर जाए, और हम दुनिया को बता सकें कि ये जो है वो ये मुल्क है न्यूक्लियर जो है कैपेबिलिटी नहीं रख सकते, इसके काबिल नहीं है, तो बड़ा अनसेफ है प्रोग्राम, तो इसको रोल बैक करे। प्लान तो ये था ना, लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं हुए और इंशाल्लाह नहीं होंगे। हमारे दोस्त जो कुछ लोगों ने हमारी उस दौरान मदद भी की है, हम डिफॉल्ट से बचाया, हम उनको शुक्र। ये सर मदद के लफ्ज से हम कब निकलेंगे? हमें आज़ाद हुए 75-76 वर्ष गुजर चुके, हम मदद की किस बात की मदद मांग रहे हैं दुनिया से? क्या हमारे पास 4 मौसम नहीं है?
क्या हमारे पास बड़े दिमाग नहीं है? क्या हमारे पास जमीन नहीं है? क्या हमारे पास हवा नहीं है, सूरज नहीं है, पानी नहीं है, दुनिया का बेहतरीन नहरी निजाम नहीं है? तो सर ये मदद के चक्कर से हम कब तक निकल पाएंगे? देखिए, इसमें तो कुछ हमारा कसूर भी है, मैं कहूँगा हमारे सियासतदानों का भी है, लेकिन इससे ज्यादा कसूर जो है इंटरनेशनल कुव्वतों का है। आप देखें 1980 में पाकिस्तान करेंसी इंडिया से ज्यादा थी, यानी कि हमारे 15 आने और इंडिया के 1 रुपया, इंडिया से हमारी करेंसी मजबूत थी। आज रिवर्स है, आज इंडिया में जो है पता नहीं 80 या 90 91 रुपए का डॉलर है, हमारे मुल्क में 275 का है। तो उसमें देखो पाकिस्तान को ऐसे कभी जंगों में उलझा दिया जाता है। अब देखो जियाउल हक के दौर में रशिया अफगानिस्तान में आ गया और रशिया गर्म पानी तक पहुंचना चाहता था। अब कंधार और चमन का जो है फासला सिर्फ 60 किलोमीटर है। उस अगला टारगेट था बलोचिस्तान के ग्वादर तक पहुंचना चाह रहा था। उसमें लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग लड़ी, लेकिन अमेरिका का भी स्वयं था और हमारा भी था कि हमारा वो अगला टारगेट हम पाकिस्तान थे। तो हमें जंग लड़नी पड़ी और वो जंग हमने 7-8 साल लड़ी। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब ने आके वो लड़ी, तो सारा हम तो जंगों में उलझे रहे। और जब भी सियासी हुकूमत आई उन्होंने अमेरिका दूसरे कहा कि जी आप हमें डॉलर दे देते हैं और जंग हम पे मुसल्लत करते हैं, हमें तो एड नहीं ट्रेड चाहिए, हमारे साथ बिजनेस करें, लेकिन उनके अपने मफादात होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये पूरी सियासी को यकसू है कि हमने ट्रेड करना है और हम चाइना से या सऊदी अरब से जिससे कर रहे हैं, हम कोई एड नहीं मांग रहे, हम सिर्फ ट्रेड चाह रहे हैं। और जो जैसे तैसे हो गए इंशाल्लाह आप 5 साल में जो हुकूमत 5 साल हमारी हुकूमत खत्म करेगी तो आप बिल्कुल पॉजिटिव तब्दीली हो गई। डॉलर इंशाल्लाह आप देख लेंगे 6-7% के हिसाब से डॉलर नीचे आएगा इंशाल्लाह। अगले साल डॉलर हो सकता है 260 पे आ जाए। तो इस तरह की प्लानिंग है। इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट भी है, लोग भी समझ चुके हैं। कुछ हैं जो बाहर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं, उनको ये हकायक का पता नहीं होता, वो जो कोई उनको मीडिया। सर ओवरसीज पाकिस्तानी तो आप पे एतमाद करने को तैयार ही नहीं है, ओवरसीज पाकिस्तानी तो आपसे सख्त नाराज हैं। उसकी वजह ये है ना जी कि 2011 से लेके अब तक ये कहा गया कि जी नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, सारे चोर हैं। अब जो उस वक्त बच्चा 3-4 साल का था जो अब आके वोटर बना है, वो 14 साल उसमें से यही सुना है कि ये चोर है, ठीक है ना। तो वो फिर उनके ज़हन में ये चीज बस गई है। हालांकि हकीकत नहीं है, कोर्ट से सब चीजें हमारी क्लियर हुई हैं। मीर साहब जो केस बने सारे क्लियर है, मनी लॉन्ड्रिंग में फ्री में काम शगा में सारे खत्म हुए। तो वो इसलिए वहाँ बैठ के करते हैं। अगर वो पाकिस्तानी बनना चाहे तो आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, अपने कारोबार करें। वहाँ तो बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं है, नऊज़ुबिल्लाह ऐसी बातें कर जाते हैं। सर पाकिस्तान रहने के काबिल तभी होगा सर जब यहाँ के जो यहाँ लोग हैं वो परफॉर्म करें बाहर जाके। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल देख लीजिए, किसको मुबारकबाद दें कि वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस, मतलब सुपर 8 में भी नहीं पहुंच सकी टीम। देखो नहीं पहुंची तो पहले कुछ अच्छे भी इसने खेली है। उस बार के मैं ये भी इसमें बहुत सारी चीजें होती है, इसमें पाकिस्तान की इकानमी से कोई ताल्लुक नहीं ना। ये तो आपस में उनकी सियासत है, या आपस में उनकी ग्रुपबंदी है, एक दूसरे को नाकाम करना। नहीं सर कोई इदारा बता दीजिए, जो इदारा मतलब क्रिकेट भी पीसीबी एक बड़ा इदारा है, कोई इदारा ये बड़ा परफॉर्म कर रहा है तो फिर ओवरसीज पाकिस्तानी कहेंगे वाओ यार वहां तो दूध की नहरें बह रही हैं तो जाना चाहिए। इदारे पे कुछ टाइम लगेगा ना। हमने तो हमारे पास और हुकूमत इसलिए हुकूमत में है कि कौमी असम्बली में हमने तो इमरान खान को कहा था कि आप समझते हैं आज़ाद हैं, आपकी 90 सीटें हमारी 67 हैं, आप आए और हुकूमत बनाएं। तो उन्होंने कहा नहीं ये सारे चोरों के साथ मैं नहीं बैठता। नहीं तो सर उनका अभी भी स्टैंड है कि आपने मैंडेट चोरी किया है तो आप मैंडेट वापस कर दें, उनकी सीटें उनको वापस करें और इमरान खान को पर ये मुकदमात सारे जो जुल्म और जबर की दास्तान है इसको ख़त्म किया जाए, तो उन्हें हुकूमत करने दें, आप तगड़ी ऑपोजिशन का किरदार अदा करें। देखिए जी अगर सीटें छीनी गई हैं तो क्या इसका हल क्या है? कोर्ट्स हैं हमारे, कोर्ट्स में उनके केस चल रहे हैं। कोर्ट कहेंगे ये गलत हुआ है तो ज़ाहिर है उस पर रक्षक के विषय रिवर्स कर देगा। तो ये तो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, वो तो कोर्ट्स हैं उसमें करें। लेकिन उसके बावजूद 90 सीटें थी हमारे से ज्यादा थी,
तो वो किसी के साथ पार्टी के साथ मिला के उसको बना सकते थे, लेकिन उनको पता है कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे मेरे मुकदमे खत्म करो, मेरे केसेस खत्म करो, फिर तब जाके मैं वो मतलब वो कहते हैं कि ऐसी सूरत हो कि मैं वज़ीर आज़म बनूं, मेरी पार्टी का कोई बंदा ना बने, ठीक है, वो इस पे जोर देते हैं। सर देखिए, पाकिस्तान में क्या एक सियासतदान, आम सियासतदान चाहता है कि मेरिट पे काम हो। यहाँ नेपोटिज्म की सियासत है, फेवरेटिज्म की सियासत है। जब आपकी हुकूमत आई तो मियाँ हसन नवाज और मियाँ हुसैन नवाज आए और वो क्लियर हुए। उससे पहले वो इश्तिहारी थे, उससे पहले वो बददियानत थे, फिर वो दयानतदार हो गए, साफ शफाफ हो गए। फिर इमरान खान सादिक और अमीन हुआ करते थे, फिर आपने साबित कर दिया कि उन जैसा बददियानत, उन जैसा इखलाकी, मॉरली, उन जैसा मतलब क्या क्या करप्शन के, हर तरह की करप्शन का, इखलाकी, मुआशी, हर तरह की करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया और जेल की सलाखों के पीछे भी बंद कर दिया। क्या आप लोग नहीं चाहते कि मेरिट पे फैसला होना चाहिए? हम तो चाहते हैं मेरिट पे फैसला हो, हमने कभी नहीं कहा कि मेरिट के खिलाफ फैसला हो। देखो, हमने तो कोर्ट का, हमें फैसला पे कबूल नहीं भी हो तो हम मानते हैं, कोर्ट की रेस्पेक्ट करते हैं। आप देखिए कि मियां साहब को जब पनामा में अकामा के डिस्क्वालीफाई किया गया था, वो तो अब बीमार भी बस लंदन में थे, उनके पास मौका था कि वो वहाँ रहते थे, बैठे रहते हैं, लेकिन जब सजा सुनाई गई तो वो यहाँ खुद आए, अपनी बेटी को भी साथ लाए और गिरफ्तारी पेश की। तो कोर्ट्स के थ्रू हमने चला ना, कोर्ट्स के थ्रू अगर कोर्ट से सजा आती थी और अपील में कोर्ट उससे आला जो अदलिया है, कोर्ट है, उसने हमें रिलीफ दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर गौस मोहम्मद खान न्याजी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद थे। बजट में अमीर की पेंशन में इजाफा हुआ है और गरीब की टेंशन में इजाफा हुआ है। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार और माहिर मुआशियात जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब। मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का एक अलमिया है, हमेशा एक तस्वीर दिखाई जाती है, एक मेटाफोरिकली बजट पेश किया जाता है, ना वो टैक्स इकट्ठा किया जा सकता है, ना उस तरह से ग्रोथ होती है, लेकिन दावे बड़े बड़े कर दिए जाते हैं। आप 18,877 अरब रुपए, 188 खरब रुपए के बजट को कैसे देख रहे हैं सर? गुजारिश ये है कि मौजूदा हालात के अंदर ये जो बजट पेश किया गया है, ये एक बेहतरीन बजट है, जिसकी तैयारी में ना हमारे वजीर खजाना का कोई हाथ है और ना ही हमारे हुकूमत का कोई हाथ है। अल्लाह अकबर। तो ये बजट जो है, ये IMF की निगरानी में IMF के माहिरीन के हाथों तैयार हुआ है। और आपको सुन के हैरानगी होगी कि इधर बजट पेश हुआ, उधर IMF ने कहा कि ये बहुत बेहतरीन बजट है, और जो हमारी बातचीत चल रही थी उनसे 24वां प्रोग्राम लेने की, उसके रोशन इम्कानात पैदा हो गए कि अगले एक आधे महीने के अंदर वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा और हमें 7 या 8 अरब डॉलर का जो हम नया कर्जा लेना चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, इस बजट का जो मरकजी ढांचा है वो है टैक्स कलेक्शन ओरिएंटेशन। इसमें मईशत को फैलाव करने में, मईशत को उभारने में, मईशत की एक्सपेंशन में, आवाम को रिलीफ देने में किसी किस्म की कोई इसमें पॉलिसी मुझे नजर नहीं आई है। एक पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि हमने पिछले साल की निस्बत इस साल 30% ज्यादा सर 40% सर 40% टैक्स सर जी, टैक्स जो है वो ज्यादा कलेक्ट करना है। और वजीर खजाना कैटेगोरिकली, अच्छा बात ये है कि टैक्स जमा करना और टैक्स को बढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन टैक्स को बढ़ाने के लिए, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के लिए टैक्स बेस बढ़ाई जाती है। सर मेरा एक बुनियादी सवाल है सर, टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 17,000 मुलाजमीन हैं, उनमें से 10,000 मुलाजमीन नॉन फाइलर्स हैं, जिनमें से 300 बड़े ओहदों पर विराजमान हैं। तो आपको नजर आता है कि हुकूमत सीरियस है जबकि चिराग तले अंधेरा है?
अब मैं यही इसी चीज को मैं आगे बढ़ाता हूं कि हुकूमत ने खुद इस बात का इतराफ किया है कि पिछले साल हमने टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए ताजरों को, रिटेलर्स को, शॉपकीपर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम इंप्लीमेंट किया था और हमें उम्मीद थी कि हम 10 लाख के करीब नए टैक्स दहिंदगान जो हैं उनको नेट में ले आएंगे। ठीक। और इस बजट स्पीच के अंदर हमारे वजीर खजाना ने, वैसे वो हमारे तो वजीर खजाना है ही नहीं क्योंकि उनका ना तो असेंबली से ताल्लुक है ना किसी सियासी जमात से ताल्लुक है, वो तो एक छुट्टी पर आए हैं, IMF की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जब ये उनका खत्म होगा ब्रीफकेस पकड़ेंगे और वो वापस अपने पुरानी नौकरी पर चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि हम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को इंप्लीमेंट करने में नाकाम हो चुके हैं। तो यही वजह है कि उन्होंने जो मौजूदा टैक्स देने वाले थे उन्हीं पर टैक्स का मजीद बोझ जो है वो डाल दिया है। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं कि इन्होंने किया क्या है। सर, इन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया और 1 से 16 तक जो मुलाजमीन थे 25% और 17 से 22 ग्रेड तक जो है उनकी तनख्वाहों में 20% और पेंशनर की तनख्वाहों में 15, पेंशनर की पेंशन में 15% इजाफा कर दिया। ठीक। और हैरानगी की बात यह है कि जो स्लैबें चेंज उन्होंने की हैं इनकम टैक्स की, उसके नतीजे में यानी जितनी तनख्वाह बढ़ेगी उसका कुछ 70 से 80% जो है वो नई टैक्स स्लैबों की नजर हो जाएगा। इसका मतलब है एक हाथ से उन्होंने दिया, दूसरे हाथ से ले लिया। दूसरी खबर, ठीक, बिजली के रेट्स जो है वो ओगरा ने बढ़ाने की दरखास्त जो है वो दे दी है। इसका मतलब है जो 15-20% तनख्वाहों में इजाफा होगा वो बिजली के बिलों में इजाफे की सूरत में वो भी निकल जाएगा और अमलन जो है वो जो बढ़ाई गई तनख्वाहें हैं वो बराबर हो जाएंगी और सरकारी मुलाजमीन को भी 1 रुपए का फायदा नहीं पहुंचेगा। सर, तो ये एक ऐसा गोरख धंधा है, आप इसे अंदाजा लगा लीजिए कि बजट बनाने सर मुझे एक बात की नहीं समझ आई, मुझे एक बात की नहीं समझ आई। आपने स्टार्ट किया, आपने कहा मौजूदा हालात में जबरदस्त किस्म का बजट पेश किया गया, अभी आप उसी चीज की नफी कर रहे हैं सर के। ना 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 सर, देखिए हमने बजट पेश करना था IMF के लिए, तो वो तो इतना शानदार है कि IMF ने कहा जनाब आपके तो दिल चाहता है कि मैं हाथ भी चूम लूं, माथा भी चूम लूं, होंठ भी चूम लूं। इतना खूबसूरत बजट आपने बनाया है क्योंकि उसके उस बजट के नतीजे में अवाम का बुरकस निकल गया है, रेवेन्यू बढ़ाने की बातें हो रही हैं, टैक्स ज्यादा लगा दिए गए हैं। तो ये IMF जो चाहता था वो तो हमने कर दिया, तो उस वाले से ये बेहतरीन बजट है। अच्छा सर ये भी फरमा दीजिए कि आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मोडीज, उसकी बात कितनी आपके ख्याल में मुस्तनद है? वो तो कह रही है कि अवाम मर जाएगी, महंगाई का तूफान आएगा, ये बहरान पैदा हो जाएगा, अवाम और हुकूमत में बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट आ जाएगा इस बजट के बाद। अच्छा, गुजारिश ये है कि अवाम के हवाले से जो बातें मूडीज ने कही हैं वो सही कही हैं। अब ये देखिए कि आने वाले साल में ये जो फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से शुरू होगा उसके मुतालिक वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि डॉलर की जो एक्चुअल प्राइस है वो 330 से लेकर 340 रुपए तक हो जाएगी जी, क्योंकि हमारा रुपया जो है अभी भी उनकी नजर में ओवर वैल्यू है। ठीक। तो जब डॉलर में 50-40 रुपए का इजाफा होगा तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? महंगाई कहाँ जाएगी सोच लें आप। जी, बढ़ जाएगी। अवाम की कुव्वत खरीद कहाँ जाएगी? अब देखें जब मईशत में एक्सपेंशन नहीं होनी, ठीक, तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो भी नहीं पैदा होंगी, प्राइवेट सेक्टर में लोगों को इनकम जनरेट नहीं होगी। सर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ा झूठ और क्या सफेद झूठ बोल रही है। सेनेटर गौस मोहम्मद नियाजी खान हमारे साथ हैं, वो ये कह रहे थे कि हमने पिछले 22 महीने की हुकूमत में मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, अब हम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं और मुल्क फ्लाई कर रहा है और हालात बड़े बेहतर होने वाले हैं। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हालात बड़े दिगरगू होने वाले हैं, मजीद दिगरगू होने वाले हैं। अच्छा, अब एक बात सुन लीजिए, इमरान खान साहब के 44 मंथ की जो हुकूमत थी उसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की मुआशी तौर पर उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी थी। ठीक है।
गवर्नेंस के हवाले से पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेर दी इमरान खान ने। ठीक, यानी वो नलायकों की जो सुपीरियर क्लास थी, ठीक है, इमरान खान का 44 महीने का दौरे हुकूमत वो था, और उन्होंने जो एक सुपीरियर किस्म का माहिर मुआशियात रखा हुआ था, जिसका वो हुकूमत में आने से पहले जिक्र करते थे, असद उमर साहब, जी जी, वो कितने महीनों में नाकाम हो गए और फिर इनको फीस पाशा को लाना पड़ा। ठीक है, ठीक है। तो बात यह है कि इमरान खान तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट के बिल्कुल धाने तक पहुंचा चुके थे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। और जो फिर 1.5 साल की हुकूमत आई पीडीएम की, जो शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में थी, उन्होंने सख्त मैयर लेके जो बैनुल अक़वामी इदारों का एतमाद था, इसमें IMF है, वर्ल्ड बैंक है, सऊदी अरब है, UAE है, चाइना है, इनके एतमाद को बहाल किया और पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट के अंधे कुएं में गिरने से रुक गया। उसके बाद जो इमरान खान साहब ने जो बर्बादियां की थी, उनको बैक टू ट्रैक लाने के लिए ये स्ट्रिंजेंट मेजर जो है, मईशत को सख्त फैसले जो उन्होंने किए हैं, तो उसके नतीजे में ये है कि मईशत अब डिफॉल्ट से तो बच गई है। नहीं सर, एक बात की समझ नहीं आती, एक तरफ हम पेट्रोल ले रहे थे 148 रुपए फी लीटर, एक तरफ हम पेट्रोल, जबकि उस वक्त जो फी बैरल पेट्रोल की कीमत थी वो ज्यादा थी आज के मुकाबले में। आज हम ले रहे हैं, मतलब ये 10 रुपए कम होके 258 रुपए कीमत पेट्रोल की है। तो आज हम महंगा पेट्रोल ले रहे हैं, महंगा डॉलर ले रहे हैं, और अगर हम फॉरेन रिजर्व्स की बात करें तो इमरान खान के दौर के मुकाबले में कम है। आप कह रहे हैं उन्होंने तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। बात यह है कि जो बैनुल अक़वामी हालात थे उसके मुताबिक उन्होंने मईशत को चलाने की कोशिश नहीं की, और वो आमियाना किस्म की अवामी हमायत को हासिल करने के लिए उन्होंने इस तरह के मुआशी इक़दाम किए थे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जी, जो कि बैनुल अक़वामी और नेशनल नॉर्म्स के खिलाफ थे। लेकिन इस तरह के इक़दाम करने के नतीजे में उन्होंने सस्ती अवामी शोहरत हासिल कर दी थी। लेकिन अच्छा, मईशत जो है वो अवामी शोहरत सस्ती होती है, आप कह रहे हैं? मेरा तो ख्याल है अवाम अपने हालात देख के, अपने कारोबारी मामला देख के कि फिर किसी से प्यार करती है। देखिए ये एक बहुत अहम चीज है। अवाम, देखिए ताजर तो खुश होंगे कि उन पर टैक्स ना लगाया जाए, ये जो सरमायादार हैं ये खुश होंगे कि उनको सिर्फ रियायतें दी जाएं और उन पर टैक्स। इमरान खान ने भी भरपूर टैक्स लगाए। ताजर उस वक्त रोड पे थे कि हम पे टैक्स लगाया जा रहा है, हमें बहुत मुश्किल हालात का सामना, लेकिन कारोबार हो रहा था। नहीं, कहाँ कारोबार हो रहा था? लेकिन ना ये तो एक आप ऐसी बात कर रहे हैं जिसका बिल्कुल जमीनी हकायक के साथ कोई ताल्लुक नहीं। कहाँ कारोबार हो रहा? सर देखिए ना, पाकिस्तान की GDP कितनी थी उस वक्त, मुझे बताइए। पाकिस्तान 6+ में जा रहा था सर। $1 बिलियन की इकोनॉमी थी उस वक्त। सुन ले जरा एक मिनट आप। जी आपने बहुत अहम सवाल किया है। $270 बिलियन की पाकिस्तान की उस वक्त इकोनॉमी थी, और टुडे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो $360 बिलियन पर खड़ी है। जी, अच्छा। इतना फैलाव हो गया पाकिस्तान की GDP के अंदर। ये तो कोई फैलाव नहीं है। अगर आप ये कहें कि मतलब हमारे हमसाया मुल्क कहां से चले कहां तक पहुंच गए और हम इसी में खुश हैं कि हमने 2% 3% इजाफा कर लिया, ये तो कोई काम नहीं है सर। जबकि तमाम कुव्वतें आपके साथ हैं, तमाम जो मतलब आप जो इल्जाम लगाते थे ना इमरान खान पे, ये स्पोर्ट उसके साथ है, ये स्पोर्ट उसके साथ है, सारी स्पोर्ट्स आपके साथ हैं, बट स्टिल ना तो आप अवाम को कबूल करवा सके हैं कि आप अच्छे हुक्मरान हैं, ना आप अवाम को रिलीफ दे सके हैं। आपके बजट का 52% सूद और कर्जों की मद में अभी जाना है। 59,262 अरब रुपए का कर्जा अभी आपके ऊपर है, लेकिन आप हुकूमत के गुण गा रहे हैं सर। नहीं, मैंने तो कोई गुण नहीं गाया, मैंने तो सर ये गुण ही गा रहे हैं, और क्या करना है इससे ज्यादा? नहीं, कोई गाना बना के पेश करना है सर हमने? नहीं, गुण जुन गाने की बात नहीं है, ये फैक्ट्स ऑन ग्राउंड है। मैंने आपको पहले बताया कि अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। मैंने आपको पहले बताया कि हुकूमत टैक्स कलेक्शन के अंदर नाकाम हो चुकी है। मैंने आपको सरकारी मुलाजमीन के जो तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा हुआ, उसके बाद मैंने आपको बताया कि वो क्या है, एक हाथ से दिया दूसरे से ले लिया। और मैंने आपको बताया कि आने वाले दिनों में डॉलर में 40 से 50 रुपए का इजाफा हो जाएगा।
मैंने आपको बताया कि बेरोजगारी बढ़ेगी, मैंने आपको बताया कि महंगाई में इजाफा होगा। लेकिन आपने ये बताया कि इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया हुआ था, इन्होंने बचा लिया। एक तरफ आप कह रहे हैं इन्होंने बचा लिया, एक तरफ आप कह रहे हैं इनसे ये गलतियां होगी, सब समझ से बालक आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने इस मुल्क की बैंड बजा दी थी। अभी भी उस बात पे कायम है। अच्छा सर, इमरान खान ने इस मुल्क की बैंड बजा दी। सिंध हुकूमत ने बजट पेश किया, उन्होंने कहा 22 से 30% तनख्वाहों में इजाफा, लेकिन सिंध हुकूमत के 64 इदारे ऐसे हैं जो बिजली के बिल के ना दहिंदगान है और उनके मीटर कटने वाले हैं। तो बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, तो ये इस हुकूमत की बैड गवर्नेंस है सर, इसकी भी बैड गवर्नेंस। हमने इमरान खान के दौरे हुकूमत में कम से कम ये नहीं सुना कि सर मेरी बात सुन लें। अब फिर आप कहेंगे कि मैं हमायत कर रहा हूं। 100 दिनों के अंदर मरियम नवाज ने पंजाब के अंदर दर्जनों प्रोजेक्ट का आगाज किया है। 3.5 साल तक वो बुजदार, वो जो भेड़ों को पालने वाला वजीर आला लगाया था, उसने पूरे सूबे में 3.5 साल के अंदर एक ईंट नहीं लगाई। ठीक, लेकिन सर मरियम नवाज साहबा आपको पता है कि जब जाती उमरा से चलती हैं, ये सर्कुलेट जारी हो गया है, तमाम जो रास्ते हैं वो जब मरियम नवाज गुजरा करेंगी 3 मिनट 4 मिनट के लिए आवाम लाइनों में लगा करेगी। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। सर हम गुण पता नहीं क्यों गा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपने सुना मुस्तफा कमाल पाशा साहब को और सेनेटर गौस मोहम्मद खान साहब को। इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है उन हुक्मरानों की जो सही फैक्ट्स एंड फिगर्स दें, जो पाकिस्तान को कर्जों की दलदल से निकालें। जब तक हमारा सारा रेवेन्यू कर्जों की मद में जाता रहेगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। इस वक्त भी 52% ऑफ टोटल बजट 18,877 अरब रुपए में से 9,775 अरब रुपए हमने कर्जों की मद में देना है। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।